साथियों, नमस्कार। आज हमारा संविधान दिवस है। आज ही के दिन वर्तमान संविधान को भारतवर्ष की जनता ने अपने लिए, अपने हितार्थ अंगीकार किया था और वह दिन तिथि के रूप में 26 नवंबर 1949 का था। और किन विकट परिस्थितियों में यह संविधान बनाया गया था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन हुआ था। इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश की मांग करते हुए पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारतवर्ष का जो पाकिस्तान के खंडित होने के बाद जो हिस्सा बचा वह सनातनी परंपरा अनुसार भारतवर्ष माना गया। यह भारत के लिए कितना भयावह था। मानव सभ्यता की सबसे भयंकर मानव त्रासदी, मानव की हत्या, बलात्कार, लूट और जनसंख्या विस्थापन की घटनाओं के बाद यह स्वतंत्रता भारत को ब्रिटिश इंडिया से भारत के रूप में प्राप्त हुई। और तब उस भारत को चलाए रखने के लिए, अखंड और प्रगतिशील बनाने के लिए भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। तिथि वही 26 नवंबर थी। और आज 26 नवंबर 2022 है, तो लगभग 73 वर्ष की यात्रा पूरा किया है हम सब ने। इस भारत ने, विखंडित भारत ने, तो संविधान के मार्गदर्शन में, संविधान की मान्यताओं और उसके सर्वाधिक सशक्त रूप के तले जो भारत की संरचना हुई और 72 वर्ष किस प्रकार से बीते हैं, इस रूप में इसका आकलन अति आवश्यक हो जाता है। इस संविधान से क्या वह विखंडनकारी शक्तियां निर्मूल हो गईं, दूर हो गईं, उनका अब कोई संकट नहीं रहा? क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट भारत के ऊपर जो आया वह विभाजन के रूप में और उससे उत्पन्न हुई त्रासदी के रूप में आया था। और संविधान में इस बात को निर्मूल किया गया या नहीं किया गया, उसके मूल्यांकन का समय तो अब अवश्य ही आ गया है। जिस ढंग से डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल के द्वारा देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई, नोआखोली वगैरह में, कलकत्ता में, ढाका में एक रात में 10,000 से अधिक हिंदुओं के सर काट दिए गए और लाशें बिछी हुई थी, त्राही त्राही मची थी। औरतें बलात् लूटी गईं, वो भागी जा रही थीं, गैंग रेप्स हो रहे थे, घर जलाए जा रहे थे। यह भयानक त्रासदी थी जो पाकिस्तान के ही क्षेत्रफल में रहने वाले हिंदुओं के साथ ही नहीं थी, जो वर्तमान भारत का क्षेत्रफल है उसमें भी थी। और प्रतिक्रिया में भी दंगे भारतवर्ष में हुए थे। लेकिन जो भारत के संविधान की संरचना हुई उसमें इस तत्व का पूर्ण निराकरण का उपाय नहीं किया गया, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत से विद्वताओं और विद्वानों का भी यह सोच है। अगर इन त्रासदियों से उबरने के बाद इस संविधान का निर्माण हुआ तो निश्चित रूप से इसमें सांप्रदायिक विद्वेष के उत्पन्न होने वाले किसी भी तत्व को
दूर कर देने का और उसका दमन कर देने का उपाय होना चाहिए था। लेकिन संविधान का विधान ऐसा नहीं दिखता है। संविधान में कहीं भी राष्ट्र प्रथम की अवधारणा नहीं दिखाई देती है। राष्ट्रवाद ही इस पूरे देश को, जन जन को संचालित करने का मूल तत्व होगा, प्रेरक तत्व होगा। उसके विपरीत कोई और बात नहीं हो सकती है। अन्य मतभेद, मतांतरण, विचार चल सकते हैं। इस ढंग से संविधान की संरचना में तत्व नहीं समाहित किए गए हैं। कहीं भी संविधान में यह नहीं आया कि राष्ट्रवाद प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसके लिए जो विखंडनकारी तत्व हैं उनको निर्मूल करने की बात होती है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों में जो बातें आती हैं वो निरंतर हमें आशंकाएं पैदा करती हैं। उसको इस ढंग से आप देखिए कि जो राइट्स मिल रहे हैं, राइट टू रिलीजन, धर्म के पालन का अधिकार, यह मूलभूत अधिकार है अनुच्छेद 25 में। तो धर्म के पालन का अधिकार तो बड़ी अच्छी बात है। या अपने अपने संप्रदाय या पंथ के अनुसार हम आचरण करें, विचार करें, व्यवहार करें, वह तो अच्छी बात है। किंतु जो एक विद्वेष पैदा होता है, धर्म का विस्तार करें, दूसरों का मतांतरण करावें, यह भी अधिकार शामिल हो जाता है राइट टू प्रोपागेट में। अर्थात अपने मत, अपने संप्रदाय, अपनी धर्म के प्रचार प्रसार का, लोगों को प्रभावित करने का, और प्रभावित करके अपना मत, अपने दूसरे मत से अपने मत में समाहित करने का भी अधिकार मूलभूत अधिकार बना दिया जाता है। और यह मुझे लगता है सर्वाधिक अनुचित अधिकार मिला हुआ है। यह अन्य रूप में अधिकार तो रहता, लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इसी सांप्रदायिक, धार्मिक, या उसे पंथ की कहिए, सोच के नाते निरंतर सांप्रदायिक तनाव बने रहते हैं, जिसका एक भयावह रूप लव जिहाद या प्रलोभन देके, दबाव देके, भयभीत करके मतांतरण के रूप में आज पूरे देश में फैला हुआ है। अगर आप आदि वनवासी क्षेत्रों में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, या तमाम तरह की साजिशें भी नजर आने लगती हैं। यह राइट टू प्रोपागेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। यह फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए था, यह मूलभूत अधिकार नहीं होना चाहिए था। अन्य रूप में अधिकार रहता। यह एक बड़ा विषय मुझे लगता है जिसको मैं कहना चाहता हूं। आज के दिन इसकी चर्चा अवश्य करना चाहिए और इस पर विचार स्वधिजन, विद्वज्जन, विधिवेत्ता अवश्य उनको करना चाहिए। बाद में जो अनुच्छेद 30 का भेदभाव है, किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा यदि कोई विद्यालय चलाया जाता है तो उसके संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार द्वारा नहीं हो सकता है, भले ही वो सरकार के धन के आधार पर चलाया जा रहा हो, सरकारी अनुदान और मदद के आधार पर चलाया जा रहा हो। यह बहुसंख्यक के द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में यह बात लागू नहीं होती है। यह भेदभाव हो गया अनुच्छेद 30 के रूप में हमारे संविधान के अंदर और आज भी विद्यमान है, जबकि राइट टू इक्वलिटी सर्वोपरि इस धर्म की, इस संविधान की भावना मानी गई, जैसा कि अनुच्छेद 14 में है। तो यह समानता का अधिकार जो मूलभूत अधिकार है, उसके बरक्स, उसके विपरीत, उसके विरोधी अनुच्छेद 30 की रचना कर दी गई और उसका एक भयावह दुष्परिणाम पूरे देश में शिक्षा संस्थाओं में आ रहा है।
ये जो अल्पसंख्यक ईसाई मशीनरीज द्वारा या मौलानाओं द्वारा मदरसे के रूप में चलाया जा रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, तो उन पर राइट टू एजुकेशन का वह क्लास नहीं लागू होता है जो सरकार द्वारा बाध्यकारी बनाया गया है कि 25% इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। उसका दुष्परिणाम भेदभाव इस रूप में आ रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनको 25% निःशुल्क पढ़ाने की बच्चों को आवश्यकता नहीं है, और मौलानाओं द्वारा संचालित मदरसों को भी 25% आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो 100%, 100% छात्रों से फीस प्राप्त कर सकते हैं और विद्यालय चला सकते हैं। किंतु बहुसंख्यक यानी हिंदुओं द्वारा संचालित अगर कोई विद्यालय है, वह प्राइवेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है, उसमें सरकार का कोई अनुदान नहीं है, तो भी उसके लिए बाध्यकारी हो गया है कि वह 25% आर्थिक रूप से विपन्न लोगों छात्रों को निःशुल्क पढ़ाएगा। परिणाम स्वरूप 25% फीस की हानि बहुसंख्यक विद्यालयों को हो रही है और 25% फीस का विशेष लाभ अल्पसंख्यक विद्यालयों को हो रहा है। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है, आर्थिक रूप से दबाव उत्पन्न होता है बहुसंख्यक द्वारा संचालित विद्यालयों पे, जबकि अल्पसंख्यक विद्यालय द्वारा संचालित विद्यालयों पे कोई इस ढंग की क्षति नहीं होती है। यह बहुत भयानक भेदभाव है और बहुत बड़ी क्षति कर रहा है। इसीलिए एक समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित विद्यालय में उन लोगों द्वारा न्यायालय में मुकदमा किया गया कि हम एक अलग संप्रदाय हैं, मुझे अल्पसंख्यक कोटि में माना जाए और इन बाध्यताओं से मुक्त किया जाए। यह भयावह दुष्परिणाम निकल रहा है इस ढंग के भेदभाव का। और अब हम अगर इन बातों पे विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? साथ ही जब इतने भयावह परिस्थितियों से निकलते हुए भारत ने यह संविधान राइट टू इक्वलिटी के साथ बनाया, तो राइट्स की बात हुई, अधिकारों की बात हुई। दुर्भाग्य यह रहा कि कर्तव्य की बातें, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रनिष्ठा प्रथम, और उसके लिए, राष्ट्र के लिए हम कर्तव्यवान होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, इस बात की किसी प्रकार की कोई बाध्यताएं संविधान में नहीं बनाई गई, बल्कि वह नीति निर्देशक तत्व के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में अनुच्छेद में छोड़ दी गई। उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, प्रभावी नहीं बना सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। खैर, धीरे धीरे उन नीति निर्देशक तत्वों का में से कुछ अनुच्छेदों का क्रियान्वयन हुआ, किंतु अभी भी समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। असमान नागरिक संहिता आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है और अजीबोगरीब दुखद तरीके से, भेदकारी तरीके से वह विद्यमान है। चर्चा करिए तो दूसरी ही चर्चा होने लगती है कि यह सांप्रदायिक विद्वेष है। अरे, जब राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, तो यह समान कानून भी होना चाहिए, नागरिक कानून भी होना चाहिए। दंडात्मक कानून समान है, लेकिन नागरिक कानून संहिता एक समान नहीं है। और इन बातों का निराकरण अवश्य होना चाहिए। यह 26 नवंबर ही वह दिन है जिस दिन से ये चर्चाएं बढ़नी चाहिए और विहंगावलोकन होना ही चाहिए। विहंगम दृष्टिपात हमें करना ही होगा इन 72-73 साल की इस संविधान के साथ हुई यात्रा का। संविधान में 125 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। एक उसकी सबसे कमजोर कड़ी, या कहिए कि महापाप अनुच्छेद
370 के रूप में था, जिसका निदान तो हो गया, और 35 से एक धोखापूर्ण था, जो कभी भी संसद से पास किए बिना संविधान में जोड़ दिया गया, वह भी दूर हो चुका है। किंतु एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन अभी भी चला आ रहा है, उसको भी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि तो उनकी तो संख्या ही नहीं रह गई है। भारतवर्ष में 225 के करीब एंग्लो इंडियंस माने जाते हैं, और राज्यसभा में उनके लिए रिजर्व जो क्षेत्र है 2 सीट्स हैं। 225 की आबादी के लिए 2 पद राज्यसभा की सदस्यता, तो यह भी दूर होना ही चाहिए। और एक आज का दिन हमें विशेष श्रद्धांजलि देने का भी है तुकाराम जैसे बहादुरों के लिए, वो कांस्टेबल मुंबई के जिन्होंने कसाब को पकड़ लिया था। 26/11 का पाकिस्तान का आक्रमण यूं ही नहीं था, हमारे इस संविधान दिवस पर आक्रमण था, हमारे संविधान पे आक्रमण था, उसकी मर्यादा को तार तार कर देने का प्रयास था, और पूरे देश की आत्मा का दमन करने की मंशा से भगवा आतंकवाद का रूप देने वाली जो भारत में विद्यमान नेतृत्व के लोग थे, उनकी निंदा का भी दिवस है। यदि कसाब जीवित न पकड़ाया होता और श्रद्धेय तुकाराम जी ने अपनी बहादुरी से उसको अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद, गोलियों से बिंध जाने के बाद भी पकड़ न लिया होता, तो उसका कलावा, टीका और इन सब के आधार पे दिग्विजय सिंह और तमाम कांग्रेसी कुटिलताओं के चलते वह भगवा आतंकवाद का दिन बन जाता 26/11। इन बातों को हमें भूलना नहीं है, इनकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए, विचार अवश्य होना चाहिए। भारत अब कभी खंडित नहीं होगा, भारत का अब कोई दमन नहीं होगा, राष्ट्र प्रथम होगा, राष्ट्रवाद ही सच्ची सोच होगी। यह भी सोचने की बात है और यहीं से जगाने की बात है। यही मेरा निवेदन है, संक्षिप्त है, आप सभी इस पर ध्यान देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।